अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरी तरफ से आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जी आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान को लेकर। हम सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के बाद जैसे ही उसने मुल्क की भागदौड़ संभाली तो यकीनन थ्रू आउट उनका नैरेटिव यही था कि इमरान खान की हुकूमत मईशत को तबाह कर रही है, इदारों को तबाह कर रही है और मुल्क संभाले नहीं संभल रहा। तो अवाम की ख्वाहिश पे अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द आप एक तो इस हुकूमत को घर भेजेंगे, उसके बाद आने के बाद इसको संभालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के बाद मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं यानी अभी देखा यह जा रहा है कि दोहा में पाकिस्तान के मुज़ाकरात मशावरत IMF की अगली ट्राशे के लिए जारी और सारी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि IMF की शरायत पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगी। क्या पेट्रोलियम की सब्सिडी हटाई जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर बढ़ाना, क्या ये मौजूदा हुकूमत ये तमाम जो मुश्तरका इत्तेहादी हैं इसको कबूल करेंगे या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन हमने देखा कि डॉलर की ऊंची उड़ान को रोकने के लिए अब कुछ अवामिल किए गए हैं, क्योंकि अचानक से जैसे ही रुपए ने ये डबल सेंचुरी की डॉलर ने, तो हम देखते हैं कि 200 रुपए पर डॉलर यानी 75 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिस इज द हाईएस्ट दैट द डॉलर रेट हैज एवर बिन। इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी मईशत पे, हमारे कामों पे पड़ रहा है। तो इसके लिए जो इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान कल जिसकी अनाउंसमेंट की गई उसमें तकरीबन 38 ऐसी चीजें हैं इनको लग्जरी नॉन एसेंशियल आइटम्स का नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है जी? इसमें ऑटोमोबाइल्स शामिल हैं, मोबाइल फोन शामिल हैं, घर के अप्लायंसेस शामिल हैं। नोश में अगर बात की जाए तो इसमें मेवाजात शामिल है, क्रॉकरी शामिल है, जूते शामिल है, शैंडलियर्स शामिल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। खाने पीने की चीजों में ये भी कहा जा रहा है कि जैम, जेली, मार्मलेड, चॉकलेट्स, फिश, फ्रोजन फिश और इसके अलावा प्रिजर्व्ड फूड्स भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स यानी बिस्किट्स वगैरह। इसके अलावा अगर बाहर के आप शैम्पूज, कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी, हीटर्स, ब्लोअर्स, सन ग्लासेस, किचन के अप्लायंसेस और तो और इसके अंदर फ्रोजन मीट भी शामिल कर लिया गया है, पास्ता, आइसक्रीम, सिगरेट्स, लग्जरी गुड्स। इसके अलावा लेदर के जो लग्जरी गुड्स होते हैं, शेविंग गुड्स होते हैं, सैलून के आइटम्स जिसमें हेयर ड्रायर्स वगैरह भी शामिल हैं, उन सब पे पाबंदी लग चुकी है। ऑलरेडी अगर आप इन चीजों को इस्तेमाल करते थे तो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता चंद सालों में इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में असेंबल और मैन्युफैक्चर किए जाने वाले फोन्स भी, उन पे भी ड्यूटी इतनी है कि एक आम सारिफ को पाकिस्तान में असेंबल किए गए और मोबाइल फोन का कोई ऐसा फायदा नहीं है। लेकिन अब जब बात की जा रही है कि ये तमाम चीजें भी बैन होंगी। अच्छा, इसमें एक चीज देखने वाली है, मेवाजात की और कार्पेट्स का जिक्र करते हुए खास तौर पे कहा गया कि अफगानिस्तान से इन चीजों की इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं है, जिस पे सोचने वाले कल ये भी बात कर रहे हैं बहुत सारे मुबस्सरीन कि क्या पाकिस्तान के ट्रेड रूट को एक क्लियर डिक्टेशन ये है, और देखना ये कि ये डिक्टेशन कहां से मिल रही है कि लुक ईस्ट के बजाय उसको लुक वेस्ट किया जाए। यानी अपने मशरक में जो ममालिक हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा फारीस शामिल है, जिसके अंदर बैंकॉक है, थाईलैंड है, एटसेट्रा और दूसरे ममालिक हैं, उनकी तरफ देखने के बजाय सेंट्रल एशिया, MENA और GCC कंट्रीज की तरफ देखें। अगर आपको याद हो ये नैरेटिव भी कई दफा से अपनाया गया कि जनाब अगर आप देखते हैं आप एक मुस्लिम कंट्री हैं, ये तमाम जो ब्लॉक है वो एक मुस्लिम ब्लॉक है, आपकी एक नेचुरल एफिलिएशन बनती है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं बनती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फारूक नसीम, माहिर मईशत हैं। उनसे पूछते हैं कि ये फारूक सलीम साहब हमें बताएं कि ये जो इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान आया है और 38 चीजों पर बैन लगा है, इसका क्या फौरी तौर पे असर हमें नजर आएगा? बल्कि जो चीजें इंपोर्ट हुई हैं मुझे तो लग रहा है वो फौरी तौर पे ब्लैक में बिकेंगी, उनकी कीमतें ऊपर जाएंगी। फारूक साहब कैसे देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को आप? देखिए, दो हकाइक सामने रखने PTI की हुकूमत जो दो हकाइक सामने छोड़ के जा रही थी, वो एक तो ये है कि पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा। मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 45 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा इस साल सामने आएगा जब माली साल पूरा हो जाएगा। दूसरी हकीकत ये थी कि PTI की हुकूमत जिस दिन खत्म हुई है उस दिन स्टेट बैंक के पास कोई 10.8 अरब डॉलर पड़े। अब अगर आप ये दो हकायक सामने रखें तो जो सिचुएशन इंपोर्ट्स की चल रही थी वो सस्टेनेबल नहीं है।
किसी सूरत भी हम 70-71 अरब डॉलर की इंपोर्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा खजाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टेट बैंक के पास जो 10.8 बिलियन डॉलर है उसमें से अगर आप 4 बिलियन डॉलर का जो सोना पड़ा है वो निकाल दें तो बकिया 6 बिलियन डॉलर आप समझिए कि 4 हफ्तों से ज्यादा की इंपोर्ट जो है वो कवर नहीं कर सकता। तो किसी न किसी किस्म की इमरजेंसी जो है वो लगानी पड़नी थी और मैं चाह रहा था कि ये इससे कहीं पहले लग जानी चाहिए थी। अगर 2 बिलियन डॉलर के मोबाइल पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं, 2.5-3 बिलियन डॉलर की कारें इंपोर्ट हो रही हैं, लग्जरी कार्स उनमें शामिल हैं, आप सोचिए कि ड्राई फ्रूट इंपोर्ट हो रहा है, फ्रोजन मीट यानी कि गोश्त इंपोर्ट किया जा रहा है, डिजाइनर शूज पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, फिर बाहर से आ रहा है, तो ये किसी सूरत जो है ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मफाद में नहीं। बिल्कुल सही। फारूक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट में बहुत सारी चमगुइयां हो रही हैं, अफवाहें सरगर्म हैं। हमने देखा PMLN का एक माजी में एक देयर हैज बीन हिस्ट्री के पाकिस्तानियों के जो फॉरेक्स अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर लिए गए थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में जब मुश्किलात बढ़ें तो ऐसा भी कोई कदम उठाना पड़े, इस पर आप क्या कहेंगे? इल्म नजूम तो नहीं है कि मैं फ्यूचर को किसी सूरत प्रेडिक्ट कर सकूं, लेकिन अगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस जा रहा है यानी कि जो 40-50 अरब डॉलर का जो खसारा बीच में आ रहा है, इसको पूरा करने के लिए पहले तो मैं समझता हूं कि दूसरी कोशिशें सब की सब की जाएंगी। अगर IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद IMF का इशारा सऊदी अरेबिया के पास आ जाता है, चीन के पास आ जाता है और दूसरे जो हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके पास आ जाता है, तो शायद उस हद तक जाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ नज़ीर लगाई साहब भी मौजूद हैं। ये जो तमाम हमारे सामने माशी हकीकतें, यकीनन इसका एक सियासी पहलू, एक सियासी मंजरनामा और सियासी नतीजा भी निकलेगा। नज़ीर साहब, इन ऑल ऑफ दिस लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मुश्किल फैसले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कर देती है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देती है, ये इमरजेंसी बैन उन्होंने ऑलरेडी नाफिज कर दिया है, फिर तो इलेक्शन जल्दी नहीं होते। इतने मुश्किल फैसले करने के बाद कम से कम ये हुकूमत 1 साल की मुद्दत पूरी करेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सिद्रा। बात यह है कि सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि उसको संभालने की कोई भी कोशिश मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश ही होगी। सही। हम यहाँ अपने करीब में देखते हैं श्रीलंका के अंदर जो कुछ हुआ है, वहाँ पर तेल नहीं है, वहाँ पर गैस नहीं है, वहाँ पर ग़िज़ाई अशिया नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान नहीं है और कर्ज जो हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है उनकी कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने की तरफ जाएं। वो भी IMF के पास जा रहे हैं। IMF वहाँ उनके साथ क्या शरारत रखता है और क्या क्या चीजें करने को कहता है जी। ये जो सियासी पोलराइजेशन होती है, ये जो अपने बंदे लगाने वाली जो कोशिशें होती हैं और अपने बंदों की ऊंची उड़ानों की जो कोशिशें होती हैं, ये श्रीलंकन इस्टेब्लिशमेंट भी कर चुकी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कर चुकी है। ये जो महबूब नजर लाया जाता है और ये जो मतलूब नजर लाया जाता है और फिर उसको हवा में उड़ा दिया जाता है और फिर वो गुड्डे गुड्डी का खेल बन जाता है, फिर पतंगबाजी हो जाती है और फिर उसको कहा जाता है कि तुम पहाड़ से नीचे नहीं उतरना बल्कि आसमान की बुलंदियों से नीचे नहीं आना, ऊपर ही उठते रहना। इससे मईशतें जो है वो बर्बाद होती हैं। वहां पर राजापाक्से जो है, महिंदा राजापाक्से, उसने सारे का सारा डिजास्टर किया और आखिर क्या हुआ? आखिर ये हुआ कि उनके अपने भाई को वो चाहता था महिंदा राजापाक्से के श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया जाए और सख्त तरीन इक़दाम किए जाए और बड़ा कुश्तफून किया जाए, लेकिन उनके भाई ने ये बात नहीं मानी। जो प्रेसिडेंट थे वो अपोजिशन से रानिल विक्रमसिंघे को लेकर आए हैं और जो सर, लेकिन नज़ीर लगाई साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन श्रीलंका से कई लोग कहते हैं कि मुमासलत नहीं है पाकिस्तानी सिनेरियो की। यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है वहां पे, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। मुझे ये बताइए कि कई गुना बड़ा मुल्क है और मुझे एक बात पे और भी बहुत हैरत होती है कि श्रीलंका में कहा जाता है कि 96% लिटरेसी रेट है, यानी जिस किस्म की फिर रेवोल्यूशन हमने देखी, जिस किस्म का केओस और लोगों का सड़कों पर निकलना, घरों को जलाना, मिनिस्टर्स को बाहर निकालकर उनको मुंह काला करना, उनके लिए प्रोटेस्ट करना, ये एक
ایسا معاشرہ ایک ایسا ملک کر رہا تھا جہاں پہ 96% لوگ پڑھے لکھے ہیں. تو مجھے بتائیں ہمارے ملک میں تو اس وقت پولرائزیشن بھی زیادہ ہے, تعلیم کی بھی کمی ہے, لوگوں کی جو سیاسی سوچ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت بھی آ رہی ہے, انتہا پسندی بھی ہے. ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان دا کمنگ ڈیز؟ ہمیں جو ہے پچھلے 45 سال سے انتہا پسندی پڑھائی گئی, اور اب انتہا پسندی کے جتنے ایلیمنٹس تھے پاکستان کے اندر, جو بھی ایلیمنٹس تھے, مذہبی انتہا پسندی, فرقہ وارانہ انتہا پسندی, سیاسی انتہا پسندی اور فاشزم جو ہے, ان سب کا ملغوبہ جو ہے وہ ایک ذات میں جمع ہو گیا ہے, اور اس کو اسٹیٹ اب بھی پروموٹ کر رہی ہے. اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس اب بھی اس کے ساتھ ہیں, اور اس نے معیشت کو برباد کیا, اب بھی وہی پرواز, اس کی پرواز کے لیے ساری. آپ سمجھتے ہیں کہ قائرہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے بھی پاکستان کی معیشت میں بارودی سرنگیں لگا کر گئی ہے, جس کی وجہ سے نہیں سنبھل رہی چیزیں؟ بالکل ایسا ہے, اور اب بھی وہ اسی طرح سے ان کی جو موجودہ سرگرمی ہے, کوئی بھی اگر تھوڑا سا بھی لاجک, تھوڑا سا بھی منطق, تھوڑا سا بھی صحیح صورتحال کا ادراک کرنے والا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ کر رہا ہوتا جو آج ہو رہا ہے. جس طرح سے پاکستان کی صورتحال ہے, اور یہ جو اونچے اڑ گئے ہیں جناب, اور جو لمبی پرواز کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور بالکل صحیح. نذیر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی. دیکھیں اس وقت ہم اس بات کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بھی جو مینڈیٹ ہے ایز وزیر اعظم وہ کافی کمزور ہے. وہ اتحادیوں کے ساتھ ایک مشترکہ کوشش ہے, تو ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کو IMF کے پاس جانا ہے, دوسری طرف ان کے پاس ٹرم بھی کم ہے, تیسری طرف جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ عمران خان صاحب خود اپنی ایجوٹیشن کی پالیٹکس, اپنے پروٹیسٹ, اپنی پبلک گیدرنگز آگے بڑھا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ شاید زیادہ بہتر طریقہ یہ ہو کہ الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں, اور جو بھی حکومت اس کے بعد فارم ہوتی ہے اس کے پاس ایٹ لیسٹ ایک پاور ہوگی, ایک مینڈیٹ ہوگا, اور اس کے پاس وقت بھی ہوگا کہ وہ چیزوں کو بہتر سنبھال سکے؟ میرے خیال میں اسی طرف جا رہا ہے, چیزیں اس طرف کو لے جائی جا رہی ہیں. ہماری خواہش ہو یا نہ ہو کہ الیکشن ہوں یا نہ ہو, میری خواہش تو یہ ہے کہ الیکشن اپنی مدت پر ہونا چاہیے. جب الیکشن یہ 5 سال اسمبلی پوری کر لے اس کے بعد الیکشن ہو, لیکن لے کر ادھر ہی جایا جا رہا ہے. اور وہاں پر آگے جو ہے یہ بڑی شاندار ایکسپریس چل رہی ہے, بڑی اس کی رفتار بھی شاندار ہے, لیکن یہ گرنے کے لیے جا رہی ہے. آگے جو بہت بڑی کھائی ہے جس میں اس نے گرنا ہے. الیکشن کرانے کے بعد جس بڑی کھائی میں ملک گرے گا, بے شک عمران خان کو بڑی میجورٹی دلا دی جائے, بے شک ان کو جو ہے 2/3 میجورٹی دلا جائے, لیکن پاکستان ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے ایک وسیع بنیاد جو ہے وہ ایک حکومت ایسی ہونی چاہیے جس کا جمہوری مینڈیٹ بھی ہو, اور جو سب کو مل کر چلا. نذیر صاحب, آپ اگر میں if I probe you a little more on this, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر بھاری اکثریت سے کوئی بھی جماعت پارٹی اپنی حکومت بنا لیتی ہے تو پھر بھی ہم ڈیزاسٹر کی طرف کیوں جائیں گے؟ وہ کیوں نہیں سنبھال پائیں گے ملک کو؟ یہ جنہوں نے پچھلے 3.5 سال میں ملک کو سنبھالا ہے, جس طرح سے سنبھالا ہے, اور جیسے ابھی ہمارے بھائی ڈاکٹر فاروق سلیم بتا رہے تھے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ دگنا ہو گیا ہے. یعنی آپ اپنا ٹریڈ کرتے ہیں جتنا اس سے کہیں زیادہ, ڈبل سے زیادہ جو ہے آپ کے امپورٹس ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا بجٹ کا خسارہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو خوش نما انہوں نے آزاد و شمار گھر رکھے تھے وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو چکے ہیں. پاکستان جو دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے. یہ سارے اقدامات لاڈلے کے من کو بھانے والے کے تھے, اور اگر وہ دوبارہ بلایا جاتا ہے تو پاکستان کا میں مستقبل ٹھیک نہیں دیکھ رہا ہوں. اوکے, بہت بہت شکریہ نذیر صاحب موجود ہونے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی موومنٹ کامیاب نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی شبر زیدی صاحب, ویری ویل نون نیم, جن کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سابقہ حکومت نے اپنے FBR کا چیف بھی بنایا تھا تاکہ ٹیکسیشن اور ریونیو جنریشن کو بہتر بنایا جا سکے. انہوں نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ ملک بہت ہی سنگین معاشی صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے, اینڈ اٹ واز کمپلیٹلی ڈسکارٹڈ. ہی واز ٹولڈ کہ یہ ان کا اپنا اوپینین ہے. لیکن جی بہرحال سابقہ حکومت کا یہ کلیم ضرور تھا کہ انہوں نے اس خسارے کو کم کرنے کے لیے ریمیٹنسز کی بہترین ایک اماؤنٹ کو اپنے ملک میں اٹریکٹ کیا, جس میں ہم دیکھتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, نیا پاکستان سرٹیفکیٹس اور مختلف ایسی اسکیمز شامل ہیں. کووڈ نے بھی ہمیں بہت زیادہ اس میں دھچکا پہنچایا, دنیا کی تمام ہی اکانومیز کو ایک بہت بڑا دھچکا اس سے لگا تھا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی الیکشنز کے بعد بھی ایک بھاری اکثریت کے ساتھ بننے والی, عوام کا مینڈیٹ لینے والی حکومت بھی کیا پاکستان کو سنبھال نہیں پائے گی. Things are moving towards an early election. Let's see when they get announced. اس وقت لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back.